तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता रहे एक बड़ा अपडेट आ गया इस वक्त का, तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। मथुरा से ये बड़ी खबर आ रही है। मथुरा वृंदावन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि 24 कोस की परिक्रमा ये सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। तो काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। देव उठान एकादशी पर यह परिक्रमा की जाती है। काफी महत्व इस परिक्रमा का माना जाता है। तो मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 24 कोस की परिक्रमा श्रद्धालु कर रहे हैं। तो परिक्रमा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आपको बता दें कि 24 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। इस वक्त की ये बड़ी खबर। देव उठान एकादशी पर यह परिक्रमा की जाती है। तो आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। देव उठान एकादशी पर परिक्रमा का अपना एक अलग महत्व होता है। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं और 24 कोस की परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। सुबह से ही सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि भव्य तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का मथुरा से, सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से 24 कोस की जो परिक्रमा है वो शुरू हो चुकी है, अभी मौजूदा स्थिति में वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी प्रदम, मैं आपको बता दूं चूंकि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है और जिसे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन मथुरा वृंदावन एक ऐसी जगह जहां पर इस पर्व के दौरान यानी कि कहें 24 कोस की जो परिक्रमा है, तीनों वन की जिसे बोलते हैं, वो लगाई जा रही है। मैं आपको दिखा दूं, मैं इस समय मथुरा में परिक्रमा के दौरान खड़ा हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं जो परिक्रमा का हुजूम यहाँ चल रहा है, ये देश भर से यहाँ मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और मथुरा वृंदावन में तीनों वन की परिक्रमा होती है। मथुरा की वृंदावन की और ब्रह्म गोविंद की उसको करते हैं। कहते हैं जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध किया था, उसके बाद उसके पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ ये परिक्रमा की थी और तभी से द्वापर युग से ये परिक्रमा लगातार चली आ रही है, जिसको करने के लिए कहे तो 7वीं, 8वीं, 9वीं के बाद दीपावली के बाद जो ये देवउठान एकादशी आती है, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार भगवान इनके सारे जो देवता है आज से जाग जाते हैं और देवउठान एकादशी के पर्व पर ये परिक्रमा की जाती है, जो कि रात से लेकर शाम तक चलती है। हजारों लाखों लोग इसको नंगे पांव चलकर परिक्रमा करते हैं और उस परिक्रमा में किस तरह का महत्व होता है, क्या इसका ब्रजवासियों में कितना उत्साह होता है, इसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ कोई परिक्रमार्थी है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस परिक्रमा को लेकर, क्या कहेंगे, कैसी है ये परिक्रमा, क्यों की जाती है? तो राधे राधे, आपके लिए भी धन्यवाद। ये परिक्रमा इसके अंदर 3 पंक्ति लगाई जाती है, जिसमें मथुरा है, गोविंद है और वृंदावन। और काफी परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कि जिस समय आषाढ़ का महीना आता है तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में चले गए थे 4 महीने की। एक कहावत तो यह कि वो आज के दिन को कहते देव उठनी एकादशी। दूसरा जो अक्षय नवमी गई अभी 3 दिन की है परिक्रमा है। अष्टमी के दिन पहली बार कन्हैया जी ने गौओं को चलाया था, इसलिए गोपाष्टमी कहते हैं। अक्षय नवमी का ये अक्षय किसी का कोई समाप्त नहीं होना चाहिए। आज है एकादशी। एकादशी का जो व्रत भी है और पर्व भी है हमारे व्रत के अंदर, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारी महिलाएं तुलसी लेकर के, इनसे जानते हैं कि आगे ये तुलसी लेकर परिक्रमा करेंगे, इसका क्या महत्व है, क्या कहेंगे? तुलसी लेकर परिक्रमा कर रही है, क्यों की जाती है ये परिक्रमा? कैसा लग रहा है समय परिक्रमा को? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप कितने दूर से चल के आई है अभी तक यहाँ? यहीं से आए मथुरा से, आजमपुर। अच्छा, आज जो परिक्रमा कर रही है क्यों की जाती है? अच्छा होता है। ये कह रहा है कि जो परिक्रमा है उसको करते हैं और उस परिक्रमा के साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप परिक्रमा के बारे में कुछ बता रहे थे, इसका इतिहास कुछ बता रहे थे? हाँ, इसका इतिहास है। परिक्रमा एक श्रद्धा के साथ लगाई जाती है, जिसमें मनुष्य चाहता है कि पाप नष्ट हो। और ये कंस का ये नगरी है, तो कंस ने सारे ब्रजवासियों को तंग कर रखा था। तो आज का जो दिन है देवउठान एकादशी का, सभी यहाँ पर ब्रजवासी इकट्ठे होकर, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी परिक्रमा देते हैं। और दान का भी महत्व है। और आज के दिन तुलसी और शालिग्राम की शादी भी होती है। आज जो देवउठान एकादशी है, आज के दिन से ही शुभ कार्य भी किए होंगे, शादियां भी होंगी, विवाह भी होंगे, हर चीज आज ही के दिन होगी। यानी एक तरह से कहे तो जो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म में जो आज से सामूहिक जो
इन उत्सव के जो चीजें होती हैं, जैसे शादी होती है, उनके कोई भी शुभ कार्य होते हैं, वो आपसे शुरू हो जाते हैं। देव उठाने एकादशी से ये सारे पर्व शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से अभी तक कहते हैं कि 4 महीने भगवान जो है वो देवता सोते हैं और उसके बाद से अब जागते हैं, तो उसको लेकर के ही आज जब भगवान जागते हैं तो ये ब्रज की परिक्रमा की जाती है और उसी लिए आज लाखों लोग मथुरा पहुंचते हैं और ये परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग और भी साथ है हमारे। अब श्री आज जो परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस परिक्रमा के बारे में? मथुरा वृंदावन परिक्रमा है तो अक्षय नवमी और देवता एकादशी हो जाती है, साल में एक बार आता है। इस पर्व को हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं क्योंकि ये पर्व साल में एक बार आता है। पर और जाए परिक्रमा आप कभी कर सकते हो, मतलब साल में एक बार ही कराई जाती है। कोई वो सामने सही करे नहीं करे बताओ? तो ये जो परिक्रमा है वो सिर्फ वर्ष में एक बार ही लगाई जाती है, यानी अक्षय नवमी के बाद 10वीं। चलिए ठीक है सुरेश, दोबारा आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे, तो फिलहाल भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में सुबह से ही 24 कोस की परिक्रमा शुरू हो चुकी है और भव्य नजारा सभी मंदिरों से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हमारे संवाददाता सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि 24 कोस की परिक्रमा लगातार श्रद्धालु कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उद्यमी महासम्मेलन 2022 में शामिल हुए। कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों के उत्थान के लिए आयोजित इस महासम्मेलन में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया है। सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने इस बात की घोषणा की कि प्रदेश सरकार जल्द ही कार्यक्रम लॉन्च कराएगी। उन्होंने सम्मेलन में आए उद्यमियों का आह्वान किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अभी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। विगत 2 दिनों से आप सब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में बहुत सफल कहानी भी अपनी लिखी है। मैं उन सभी उद्यमियों का जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में कुछ नया करके न केवल अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है, बल्कि उसके माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी उत्पन्न करने में अपना योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही इस सम्मेलन में आना था, लेकिन मैं कल काफी देर से आया और मैंने इसीलिए यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त और अन्य अधिकारियों से इस बारे में आग्रह किया था कि अगर यह महासम्मेलन कल तक चलेगा तो मैं कल किसी से मैं आने का अवसर यहां पर ढूंढूंगा और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। एमएसएमई सेक्टर का जो फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है अब तक अनंत संभावनाओं वाला है। मैंने भी बाहर लगी हुई एग्जीबिशन को भी देखा है और देश भर से आए हुए इस फील्ड से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए अन्य विशेषज्ञ हैं, उन सब के द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बहुत नजदीक से अवलोकन करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ सबसे अधिक उर्वरा भूमि वाला राज्य भी है। देश की कुल कृषि का 12% कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 12% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा
जो खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता है वो देश की कुल आवश्यकता की 20% की आपूर्ति खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। 12% भूमि पर 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का कार्य उत्तर प्रदेश का किसान करता है। तो वहीं बाराबंकी शहर में एक युवक ने चाय की एक दुकान खोली है जो कि काफी चर्चा में है। चाय की दुकान में लगे बोर्ड पर लिखे हुए शब्द आजकल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। चाय की दुकान के बोर्ड पर लिखा है, चाय पे चर्चा, चंद रुपए खर्चा। युवक के नौकरी छोड़कर ये बिजनेस शुरू किया है और अपने काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोग बड़े चाव से उनकी चाय दुकान पर पीने आते हैं। दुकान पर पहुंचे लोग चाय की टेस्ट की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने उनके हौसले की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ गंगा घाट पर होने वाले गंगा स्नान मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मेले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। इस दौरान एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि पूरा इलाका 3 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। देखिए, आगामी 5 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा मेले का जो है शुभारंभ यहाँ हो रहा है शुक्र तीर्थ पे। व्यापक सुरक्षा के प्रबंध पुलिस द्वारा किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल की यहाँ तैनाती की गई है। 2 कंपनी से अधिक पीएसी यहाँ तैनात किया गया है। फ्लड कंपनी भी यहाँ पर तैनात की गई है। पूरे मेला इस परिसर को 3 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शिफ्टवार 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर सभी तैयारियों का मुआयना किया जा रहा है, ताकि पूरी तरीके से सकुशलता से पूरा कार्य संपन्न कराया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। मेरा पेंशन बड़ा बड़ा अच्छा लगा। जय राम जी का काम हमें सच्चा लगा। वोट भाजपा को पक्का रहा। महाराज पक्का। डबल इंजन सरकार ने बदला है रिवाज। पहले 80 साल की उम्र से मिलती थी पेंशन, अब 60 साल से ही बुजुर्गों को मिलने लगी है। नया रिवाज बनाएंगे, फिर आज भलाएंगे। आपके मोबाइल पर हरी तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रेनों और स्टेशनों पर अब रेल यात्रियों को खाने पीने की दरों के बदले अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे ने अब खान पीन सेवा की दरों में वृद्धि करने का खाका तैयार कर लिया है। जल्दी सभी मंडलों से प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद बाजार दरों के अनुसार प्रस्तावित औसत रेट लागू कर दिए जाएंगे। इससे यात्रियों को 2 से लेकर 3 गुना महंगी खान पीन की सामग्री मिलेगी। लोगों को अब 5 की जगह 10 रुपए में स्टैंडर्ड चाय उपलब्ध होगी। रेलवे में अरसे से खान पान सेवाओं की दरें में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते 10 सालों से पुराने रेट पे ही खान पान सेवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तमाम ठेकेदार सही क्वालिटी नहीं दे रहे हैं और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब रेलवे ने सारा प्रबंध एक बार मार्केट रेट पर करने की तैयारी कर ली है और सभी मंडलों से कहा गया है कि वो प्रपोजल भेज दें और उसके बाद पे खान पान दरें बढ़ाई जाएंगी। जहां तक अभी तक चाय की बात है, सामान्य चाय 5 रुपए की रेट है, लेकिन कहीं भी ये चाय मिल नहीं रही है। अब रेलवे कम से कम 10 रुपए में चाय उपलब्ध कराना चाहता है। इसके अलावा खान पान दरें करीब 3 गुना बढ़ जाएंगी। जहां तक IRCTC की बात है, उसकी दरें मार्केट दरों के अनुसार चल रही हैं और वहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रेलवे की अपनी खान पान यूनिट की बातें हैं, जो जल्द ही अगले महीने तक उम्मीद है कि मार्केट में प्रचलित दरें लागू हो जाएंगी। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो वहीं नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई कामों पर पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर पर पाबंदी है और 500 मीटर से बड़ी प्रोजेक्ट साइट पर
ऐप रजिस्टर्ड के बिना निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही बड़े प्रोजेक्ट साइटों पर स्मॉग गन स्प्रिंकलर रखना अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान फायर विभाग को 5 फायर टेंडर से पानी छिड़कवा कर आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रेप सिस्टम लागू रहने के तक पाबंदी बनी रहेगी। सीईओ रितु महेश्वरी ने यह आदेश दिए। दिवाली के बाद से ही आगरा की आबोहवा बदलती हुई नजर आ रही है। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों की काफी भीड़ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में 30 से 40% मरीजों का संख्या प्रदूषण और बदलते मौसम का कारण है। आज सुबह से ही पूरे शहर को प्रदूषण की एक ऐसी चादर में ग्लोए देखा गया है जिसके चलते 100 मीटर दूरी भी दिख नहीं पा रही है। ताज खरीदार करने पहुंचे पर्यटकों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा है। दिल्ली और एनसीआर के बाद अब प्रदूषण की मार ताज नगरी आगरा पर पड़ती दिखाई दे रही है। अब हालात ऐसे हुए हैं कि प्रदूषण के चलते 100 मीटर में भी आदमी देख नहीं पा रहा है। इस समय मैं हूं ताजमहल के पीछे के हिस्से में और आप देख रहे हैं यहाँ से ताजमहल हम दर्शकों को कई बार दिखा चुके हैं और यहाँ से इस समय ताजमहल अदृश्य हो चुका है। इसका कारण है प्रदूषण की वह लेयर, वह धुंध जिससे ताजमहल अदृश्य हो गया है और जिसके चलते चिकित्सकों का साफ साफ कहना है कि इस प्रदूषण की मार से लोगों को अस्थमा का अटैक हो सकता है, फेफड़ों में परेशानी आ सकती है और इसके साथ ही एलर्जी उनकी बढ़ सकती है, आंखों में भी किरकिरापन आता है, आंसू निकलते हैं और उनको चाहिए कि ड्रॉप लगातार इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चिकित्सकों का साफ साफ कहना है कि छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकालें और स्कूल बच्चे जो जा रहे हैं उनको या बाहर जो भी लोग निकल रहे हैं उनको तो ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना चाहिए। इस प्रदूषण से बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है, वो है ट्रिपल लेयर का मास्क। अब देखना होगा कि लोग इस प्रदूषण की मार से किस तरीके से बच पाते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ताजमहल को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए है। अभी 500 मीटर की पर्दे का मामला चल ही रहा है। ऐसे में 400 AQI आगरा में होना एक बड़ा संदेश है। संभव है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर कोई ना कोई आगरा प्रशासन को या केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करे, क्योंकि प्रदूषण को लेकर यहाँ पे उद्योग धंधे उजड़ चुके हैं। ऐसे में दिवाली से लगातार प्रदूषण बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज सुबह से ही एक ऐसी लेयर पूरे शहर में छाई हुई है जिससे 100 मीटर का भी आदमी देखने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय प्रदूषण की इस मार से बचाने के लिए क्या निर्णय लेता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ताज नगरी के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा।